नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेणु बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों से। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा पहुंचे। सर्किट हाउस में बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, दौलत सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। मंत्री ने बीजेपी नेताओं के साथ पर्यटन के लिहाज से विकास पर चर्चा की। केंद्रीय पर्यटन ने बताया है कि पर्यटक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना देश नाम से कार्यक्रम बना रहे हैं, जिस पर सरकार एक साइट तैयार कर रही है, जिसमें सभी तरह का ब्यौरा होगा। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि इस पर बात चल रही है और सरकार ने 9 तारीख का समय लिया है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यूनिवर्सल तरीके से देश के बारे में सोचना होगा। मैं किसान के लिए मैंने जिंदगी भर उन्हीं की लड़ाई लड़ी है, किसानों मजदूरों के काम किया। मंडी के कामकाज के तरीकों में बड़े अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आज की तारीख में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि सरकार ने 9 तारीख की बात कही है। सरकार हमेशा से किसानों के हित पे है। मोदी सरकार ने जितने फैसले इस देश में लिए हैं इन 6 वर्षों में, इतने बेहतर सुधार के फैसले कभी किसी सरकार ने नहीं लिए, चाहे वो मजदूरों के मामले हो चाहे किसान के मामले हो। पहली बार संस्थागत रूप इन तमाम वर्गों को मिल रहा है। इसमें किसी को भ्रम है तो वो चाहे सरकार से बात करेंगे। सरकार ने पर 9 तारीख कहा है, इसलिए इसके पहले मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हमेशा से हिमायती रहा हूँ कि माफिया किसी भी प्रकार का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करना ही सरकार का काम है। इसमें मैं तो कोई भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मंत्री जी बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को करने दीजिए, जो काम वैज्ञानिकों का है उन्हीं को करने देना चाहिए, साइंटिस्टों को करना चाहिए। पता नहीं विवेक कैसे बोल गए, इतने सीनियर आदमी हैं तो उनको वकालत में बात, कानून की बात करना चाहिए, मेडिकल के मामले में नहीं बोलना चाहिए। मध्य प्रदेश की मुरैना जिले में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 12 साल से परेशान किसान अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। दरअसल मुरैना जिले के गांव अंबा में पीड़ित किसान ने पुलिस प्रशासन और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी 22 बीघा जमीन पर गांव के एक परिवार राम बहादुर तोमर और उसके समस्त बेटों ने लगातार 12 सालों से कब्जा बनाया हुआ है, जिसकी शिकायत पुलिस से करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी और जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। किसान की ओर से लगातार पुलिस को जानकारी देने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अपराधी तत्वों के सामने पुलिस प्रशासन कमजोर और बेसहारा नजर आ रहा है। मैं गंभीर सिंह तोमर, निवासी ग्राम खानकापड़ा, तहसील अंबा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। अभी आप किस लिए अंबा थाने में आए? मैं सर एक ज़मीन संबंधी विवाद है जो 2008 से वो जोतने नहीं देते हमको। उस विषय में हम बहुत परेशान हैं और मारने की, जान से मारने की धमकी देते हैं। कितना लंबा प्रकरण है, अभी तक सुनवाई नहीं? अभी तक पुलिस को बरकरार वो आवेदन देते चले आए, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी पक्ष द्वारा की प्रताड़ना दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है सर। आरोपी पक्ष हमको मारने की धमकी देता है, यहाँ आए तो मार दें। गांव के ट्रैक्टर वालों को भी नहीं जाने देते हैं। उनसे कहा, उनको भी धौंस देते हैं कि यदि आपने किसी को जोता तो आपको भी जान से मार देंगे। किसकी जमीन है? किसकी जमीन? विश्वनाथ सिंह, विशाल सिंह, छोटे सिंह, जो मेरे पिताजी हैं, चाचा हैं, उन्हीं के नाम अभी जमीन है। अभी आपको थाने में किस तरह का कुछ आंदोलन? वो साहब उसके पास ले जाओ, उसके पास ले जाओ, उसके पास ले जाओ, चारों तरफ घूमना पड़ा, तब बाद में आवेदन लिया। क्या चाहते हैं? मेरी जमीन मुझे मिल जाए, मुझसे झगड़ा ना हो। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं झगड़ा नहीं चाहता। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र घनसोर थाना अंतर्गत मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। बीते दिन अज्ञात कारणों के चलते ग्राम कांची बुधवारा में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके पोस्टमार्टम के लिए परिजन घनसोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने के लिए मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन शव को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम न होने पर मजबूर होकर परिजनों ने शव को बैलगाड़ी में रखकर शाम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां स्टाफ की अनुपस्थिति में उक्त महिला को शव का दूसरे दिन सुबह पोस्टमार्टम किया गया। शव पोस्टमार्टम परिजनों को सौंप दिया गया। आखिर ये बताने के लिए काफी है कि आज भी लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से किस प्रकार वंचित है और सरकार कहां तक व्यवस्थाएं मुहैया करवा पाई है।
हमें बहुत परेशानी हुई साहब, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा था, ऑटो नहीं मिल रहे थे और ट्रैक्टर वाले भी नहीं मिल रहे थे। ट्रैक्टर वालों से पूछे तो ट्रैक्टर वाले ले जाने के लिए मना कर दिए कि हम ये डेड बॉडी को जाने के लिए मना कर दिए कि हम ये डेड बॉडी को नहीं। पुलिस को आपने बताया था? पुलिस को बताए थे तो बोले आपको साधन करना पड़ेगा, बोल रहे थे। तो कितने बजे निकले और किस चीज़ से सबको लेके आए? हम वहाँ से करीब 4 बजे करीब गांव से निकले, बैलगाड़ी में रख के लेके आए। आते आते हमको यहाँ शाम हो गई। सिंगरौली में केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने भांगों में समर्थन में जिला कलेक्टर सिंगरौली के प्रतिनिष्ठ संयुक्त कलेक्टर बीपी पांडे को एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस सेवा दल ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। साथ ही साथ कहा है कि वह संपूर्ण देश में किसान आंदोलन और उनके संघर्ष का समर्थन करते हैं। इस सरकार ने काला कानून लागू किया है। किसानों को अब इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने फसल को अपने इच्छा अनुसार बेच सकें। जो समर्थन मूल्य था, इन्होंने सीधे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक काला कानून बनाया है। 3 काला कानून जो इन्होंने बनाया है, पहला किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सुविधा विधेयक, दूसरा किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक और तीसरा सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक, जो वर्षों से पुराना कानून बना था किसानों के हित में। आज आप देखें कि सभी किसानों को उद्योगपतियों के हाथ में सीधे जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस की जब सरकार केंद्र में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधान। सिंगरौली जिले के नेशनल हाईवे 39 की खस्ता हालत को लेकर लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि अगर यहां पर कोई विकास हुआ है तो सिर्फ सड़क के गड्ढों का हुआ है। दरअसल ये सड़क मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सीधी को जोड़ती है, जो पिछले 7 वर्षों से अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। सिंगरौली सीधी से होते हुए रीवा से रांची की ओर जाने वाली ये बदहाल सड़क लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सरकार की ओर से आए दिन गड्ढा मुक्त सड़कें होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वे सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। सड़कों में यदि कुछ विकास हुआ है तो गड्ढों का विकास हुआ है। सड़क से पहले गड्ढे कम होकर थे, अब बहुत ज़्यादा है और बड़ा है तो धूल बढ़े हैं और मौतें बढ़ी हैं। ये सड़क लोगों के घर उजाड़ने का एक परिचायक बन गया है। और सड़क देखे हुए तो मुझे लगता है कि 7-8 साल पहले भी सड़क नहीं थी और अभी भी सड़क नहीं है। और हमारे देश के जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो भी यहाँ की सड़क से उन्हें पता है इसकी हकीकत, लेकिन पता नहीं क्यों इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है कि जो सबसे अधिक राजस्व देने वाला देश का शहर आज एक सड़क के लिए बेताब है। और ये कमज़ोर राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज यहाँ की जनता को एक 50 किलोमीटर की सड़क भी नसीब नहीं हो रही। हर बार यहाँ की सांसद महोदया ने भी प्रयास तो किया, लेकिन सिर्फ प्रयास कागजों में है और हकीकत में नहीं है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के कोविड और नॉन कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मेडिकल कॉलेज के डीएन को निर्देश दिए हैं। वहीं जिला अस्पताल के कोविड सेंटर की कर्मियों का समाधान कर शीघ्र जिला अस्पताल का कोविड सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए। विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया कि सागर में कुल 5 फीवर क्लिनिक चल रहे हैं, जो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि स्लम एरिया में और फीवर क्लिनिक खोलने की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज के डीएन ने विधायक शैलेंद्र जैन के निर्देश पर जिला अस्पताल के कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अभी कोविड सेंटर शुरू करने में थोड़ा समय और लगेगा। फीवर क्लिनिक है, फीवर क्लिनिक्स की संख्या अभी भी शहर में कम है। पूरे जिले में 20 फीवर क्लिनिक चल रहे हैं और सागर शहर में हमारे 3-4 है, 5। लेकिन जैसे हमारा इंदिरा नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ के जो 10-12 वार्ड हैं जो हमारे स्लम वार्ड हैं, उन स्लम वार्ड में फीवर क्लिनिक की हमें वहाँ आसपास सुविधा नहीं है। तो वहाँ के लोगों को कुछ भी सिम्टम्स होने पे या तो वो उसको वो करते हैं, नेग्लेक्ट करने लगते हैं।
कल माननीय विधायक सैलन जी मेडिकल कॉलेज आए हुए थे, तो उनने ये कहा था कि जिला अस्पताल में जो कोविड वार्ड बन रहा है, कोविड आईसीयू बन रहा है, इसके लिए कल आप देखें आए, व्यवस्थाएँ उनका जायजा लेके आए कितना बन गया है और क्या कब स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे क्या है। इसी संबंध में हम और हमारे एनेस्थीसिया के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सर्विस जी देखने आए हुए थे वहाँ का कोविड आईसीयू को देखा है। अभी पूरी उसमें सामान नहीं आया है, अभी बिस्तर वहाँ नहीं आए हुए हैं और बाकी जो है वहाँ पर ऑक्सीजन लग गई है और सिविल वर्क लगभग पूरा हो गया है, बिजली का वर्क पूरा हो गया है। बेड्स की कमी है, जैसे बेड्स आ जाएंगे तो जैसे हमने सिविल सर्जन साहब से बात करी है तो उन्होंने कहा है कि सर हमारे पास HR की कमी है, काफ़ी कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, नर्सिंग की कमी है। जीवनदायिनी मां नर्मदा के घाट व नर्मदा के तटों में किया जा रहा बेइंतहाशा रेत का अवैध उत्खनन बंद करवाने को लेकर विशेष मुहिम शुरू की गई है। जिला पंचायत नरसिंहपुर के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता देवेंद्र पटेल गुड्डू ने शनिवार दोपहर जिले के सिद्ध एवं प्रसिद्ध नर्मदा तट बराम घाट में अपनी चेतना प्रवाहन नर्मदा पथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मंत्री हर्ष यादव, टेंकुखेड़ा विधायक संजय शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल ने उन्हें श्रीफल भेंट कर मंगल कामनाएं दी। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकल्प लेके देवेंद्र पटेल जी ने जो यात्रा शुरू की है, आज पूरा मध्य प्रदेश से लेकर जहाँ से नर्मदा अंचल है, सभी लोगों की आस्था और विश्वास नर्मदा माँ के प्रति है। और निश्चित रूप से जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, माँ नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के लिए जो संकल्प लेके आपने यात्रा शुरू की है, निश्चित रूप से इससे जन जागृति पैदा होगी और लोगों में विश्वास पैदा होगा कि हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम नर्मदा माँ के संरक्षण संवर्धन के लिए आगे आएँ। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है पूरे प्रदेश में, और कहीं ना कहीं वो लोग, वो सफेद लोग, उस लोग जो अवैध उत्खनन करके आज लाखों करोड़ों अरबों के मालिक हो चुके हैं, उनको भी हम चेताने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जिन नर्मदा माँ के नाम पर जो उन्होंने सेना बनाई है, वो निश्चित रूप से एक अनुकरणीय काम करेगा, मेरा ऐसा मानना है। और सभी नर्मदा भक्तों की आस्था विश्वास भाई भाई के साथ है और सबकी शुभकामनाएं उनके साथ है। निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा, हम सभी उनके साथ हैं। मंडला जिले में 26 रेत खदानें स्वीकृत हैं, लेकिन लगभग 200 स्थानों से अवैध रूप से रेत खादान का सिलसिला जारी है। अवैध रूप से रेत खादान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने इस सत्र में 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। वहीं जानकारी का कहना है कि जिले में लगभग 50 करोड़ की रेत चोरी हो चुकी है। देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभी तक 450 अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण के प्रकरण पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 50 लाख का जुर्माना जमा कराया जा चुका है। तो न्यासी की कार्रवाई कितने में की गई? देखिए, अभी जो माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें FIR की कार्रवाई जिले में की गई है। 12 प्रकरणों में दर्ज किया जा चुका है और दिनांक 3 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार जिले में कार्रवाई की जाएगी। सर, टेंडर हो गया है रेत का, किस कंपनी को मिला, कब तक ये ठेका चालू होगा? ये रेत जिले में जो स्वीकृत 26 खदानों हैं, उसका जो टेंडर है वो अष्टवक्र IT सॉल्यूशंस मुंबई को प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा अनुबंध की कार्रवाई की जाए। एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।